नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि हम लोग रेगुलर झारखंड के और बिहार के क्लासेस के साथ साथ हम लोग रेगुलर सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो उत्पाद सिपाही झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। और भी अगर आप जैसे मान लीजिए बिहार पुलिस का सिपाही का तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ झारखंड का पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं। कुल 110 क्वेश्चन है, जिसमें से 70 क्वेश्चन जनरल जीएस से हैं, आप ध्यान में रखिएगा, और 50 क्वेश्चन झारखंड से हैं। तो झारखंड के पोर्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप झारखंड से संबंधित एग्जामों की तैयारी नहीं करते हैं तो। आइए जानते हैं, आज हम सेट नंबर 17वां सेट नंबर कर रहे हैं और 17वां सेट नंबर के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17वां सेट नंबर दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे कि 17वां जो सेट नंबर है वो किस किस प्रकार का क्वेश्चन है इसमें, और ये बड़ा प्रामाणिक सेट है, ठीक है। और इसी सेट से लगभग सेट अगर प्रैक्टिस आप करते रहते हैं तो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए जानते हैं, पहली नंबर क्वेश्चन के तरफ अगर हम चलें तो आपको बताना है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है ना। आपको बताना है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो ये जो भीमबेटका गुफा है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश राज्य में है। प्राग ऐतिहासिक काल का ये साक्ष्य है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, फिसलन वाली, तंग और मैली, तंग और टेढ़ी। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां थी चौड़ी और सीधी, क्योंकि देखिए नगरीकरण इसमें बहुत भयानक था, है ना। तो इसलिए आपको जो भी बढ़िया लग रहा है देखने में वही इसका आंसर होगा, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो इसमें से मोहनजोदड़ो जो था दोस्तों, आपने पिक्चर में भी देखा होगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, जीवन का टीला या मृतकों का टीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, इसका सही नाम था, आपने पढ़ा भी है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध वंश यानी कुल के बारे में पूछ रहा है, तो बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे दोस्तों। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था दोस्तों वो बिंदुसार थे, और उनके पुत्र का नाम अशोक था, ठीक है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, आप जानते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद आगे है, उत्तर मेठर शिलालेख से किसने प्रशासन से संबंधित जानकारियां मिलती है? तो 8वें नंबर जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है उत्तर मेठर, और इसके शिलालेख से चोलों के ग्रामीण प्रशासन की मिलती है, सहायता मिलती है। चोलों के बारे में इसमें प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे 9वां नंबर प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र सही है, पांड्य मदुरई ठीक है, पल्लव वेलोर, काकतीय वारंगल। देखिए पल्लव जो हो जाएगा दोस्तों, 9 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। पल्लव की राजधानी है ना वेल्लोर नहीं थी, बल्कि पल्लव की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी, आपको ध्यान में रखना है। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो वेल्लोर थी, देखिएगा आप अच्छा से। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? ध्यान में रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि शारदा सदन के स्कूल की स्थापना किसने की थी? 1889 में, अगर आपको ध्यान हो तो 1889 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी, और इसकी जो स्थापना की थी वो किया था, शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडित रमाबाई ने, है ना। ध्यान दीजिएगा, पंडित रमाबाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? बिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। तो विकासशील अर्थव्यवस्था भारत की, आप जानते हैं, इसका बड़ी बार आप लोग क्वेश्चन आंसर कर चुके होंगे, ठीक है। भारतीय की राष्ट्रीय आय यानी भारतीयों की राष्ट्रीय आय की गणना होती है, यानी गणना कौन करता है राष्ट्रीय आय का? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, सीएसओ करता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आप। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों के लिए सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? 14वां नंबर प्रश्न के बारे में हम जानेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो तात्पर्य है दोस्तों, अच्छा से देखिएगा आप, 14वां नंबर प्रश्न जो है
इसका हो जाएगा निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विधानता, यानी मिश्रित मतलब वही प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों उसमें रहेंगे। उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय प्रथम मापन किसने किया था? भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया था? तो दादा भाई नेहरू ने किया था दोस्तों। 20 रुपये प्रति वर्ष की वार्षिक आय बताई थी इन्होंने, राष्ट्रीय आय बताई थी एक व्यक्ति की, भारतीयों की। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में अवस्थित है? तो ये असम में है माजुली, ठीक है। और सबसे छोटा द्वीप, नदी द्वीप उमानंदा, वो भी असम में है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ठीक है, अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? पेरियार अरब सागर में गिरती है, कावेरी अरब नहीं गिरती है, नर्मदा ताप्ती अरब सागर में गिरती है, यानी कि कावेरी इसकी सही उत्तर हो जाएगा 17वां नंबर प्रश्न का, क्योंकि कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आप जानते हैं बहुत बढ़िया तरह से कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? 19वां नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सबसे अधिक जो आर्द्र स्थान हो जाएगा दोस्तों, है ना, वो हो जाएगा आपका, देख लीजिए, मासिनराम, यानी सबसे भिंजा हुआ है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ, तो आर्द्र स्थान सबसे ज़्यादा है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है। अर्धशुष्क जलवायु वाली उष्णकटिबंधीय में, भारी वर्षा वाले प्रदेशों में, मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, ठीक है, या अर्धशुष्क वर्षा वाले प्रदेशों में पाया जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी जो होता है दोस्तों, ये आपका यहाँ पाया जाएगा आर्द्र तथा शुष्क, यानी जहाँ पर ज़्यादा वर्षा और ज़्यादा तापमान होता होगा वहीं पर पाया जाता है। द रेड साड़ी के लेखिका कौन है ना? तो द रेड साड़ी की जो लेखिका है दोस्तों, वो जोबियर मोरो है, ठीक है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? आपको बताना है 22वां नंबर प्रश्न का। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है दोस्तों, ये पटियाला पंजाब में। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए ही कोलकाता देता है, ताकि आप मारे और गलती कर दें, है ना। इसलिए आपको बढ़िया से याद रखना है कि नेताजी सुभाष खेल संस्थान कहाँ है। आगे आते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? आपको बताना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948 में, अगस्त 1948 में इसका हुआ था। युआन किस देश की मुद्रा है? आपको बताना है युआन किस देश की मुद्रा है। तो युआन जो है दोस्तों, वो चीन की मुद्रा है युआन, ठीक है। जबकि जापानी येन जो होता है जापान की मुद्रा है, यूरो इटली की मुद्रा है, और युगोस्लाव दिनार जो है वो युगोस्लाविया की मुद्रा है, आप जानिएगा। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा चीन हो जाएगा। परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर अभी हस्ताक्षर नहीं किया है। किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है अभी तक, यानी कौन इसका सदस्य नहीं है? तो 25वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, एनपीटी पर कौन किसने हस्ताक्षर नहीं किए, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो 25वें नंबर जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका भारत, ठीक है। भारत ने अभी तक इस पर संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को, बहुत कोई जानते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है इसमें। राज्यपाल गवर्नर यानी गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जिसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है, किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? कौन पास करेंगे तभी यह अध्यादेश जारी हो सकता है? तो 27वां नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अनुमोदन करेंगे, राज्य विधानमंडल इसका अनुमोदन करता है, तभी राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी है उसको बनाए रखा जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश संसद के द्वारा अनुमोदित हो के लायक होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल के द्वारा अनुमोदित होता है। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान करवाया? ये 2008 की घटना है दोस्तों, और बड़ा प्रचलित घटना थी। कर्नाटक राज्य ने एक ऐसा काम करवाया था, है ना, आपको अच्छा से याद रखना है। कर्नाटक राज्य विधानसभा एवं लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने % आरक्षण की बात कही गई है? 29वां नंबर प्रश्न जो होगा आपका, है ना, कि कितना % आरक्षण का बात किया गया है? तो ये 33%, ये सभी जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगी। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश होगा।
ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है? अभी मैंने पढ़ा कि जापान की मुद्रा येन है दोस्तों। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? 32वें नंबर प्रश्न का आंसर आप बताएं कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। इसको आशक उदौला ने बनवाया था, है ना, अकाल रहित परियोजनाओं के अंतर्गत, यानी कि जो अकाल से त्रस्त है उनके आश्रय के लिए इसको बढ़ाया गया था। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ के नवाब थे आशफ उदौला, ध्यान दीजिएगा। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आपको मालूम है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे ऊंचा पुरस्कार है जिसको प्रदान किया जाता है। एशियन विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में है दोस्तों। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ अवस्थित है? सभी जानते हैं माउंट आबू अवस्थित है। जैन धर्म को पढ़े होंगे आप तो जानते होंगे। पेन कुल कितने अक्षरों और संस्थाओं से बना होता है? ठीक है, पेन कुल कितने अक्षरों और संस्थाओं से बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर, ये इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 अक्षरों से बना हुआ होता है। आप ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। कितने अक्षरों से बना हुआ होता है? 10 अक्षरों से बना हुआ होता है। मानिक बत्रा का संबंध किस खेल से है? आपको बताना है 37वें नंबर प्रश्न का कि मानिक बत्रा का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है। ये सब एक एक को करके आप लिखते जाएं और याद करते जाएं दोस्तों, ठीक है। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? तो 38वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सी, सियाचिन में मेघदूत का संचालन किया था। पीवी सिंधु कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि पीवी सिंधु एक प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर है, आप सभी जानते हैं यहाँ पर, है ना, ध्यान दीजिएगा। 40वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा कि भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी किसके द्वारा निर्देशित की गई है? 40वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा कि दिल्ली सफारी किसके द्वारा निर्देशित है? तो ये निखिल आडवाणी के द्वारा निर्देशित है दोस्तों। निखिल आडवाणी जहाँ ऑप्शन में होंगे वो सही हो जाएगा। आइए अब 41वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चलें, और ये झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित है, तो आप आगे बढ़िएगा झारखंड सामान्य ज्ञान में। हो जनजाति के धार्मिक कार्यों को संचालित कौन करता है? यानी इनका धार्मिक प्रधान कौन होता है हो जनजाति का? तो इसका जो धार्मिक प्रधान होता है दोस्तों वो दिउरी होता है, ठीक है। कौन होता है? दिउरी। आप देखिएगा दिउरी होगा यहाँ दिउरी होता है। आइए आगे बात करें 42वां नंबर प्रश्न का, सदानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि सदानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदानों की जीविका का मुख्य पेशा कृषि ही है। बेसिकली हमारे भारत में लगभग 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं दोस्तों। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साल के पत्तों पर प्रचार कर झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया था, वह कौन सा आंदोलन था? याद रखिएगा आप, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 43वां नंबर प्रश्न का, और ये आप जानते भी हैं दोस्तों ये कौन सा आंदोलन था। तो ये था तिलका विद्रोह। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में तिलका विद्रोह का ही साइन था साल का पत्ता, ठीक है, रोटी और साल का पत्ता था बेसिकली। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारी पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था? आप जानते हैं इसको, भागलपुर। 1857 की क्रांति जब आप पढ़े होंगे झारखंड में तो उसका आंसर ही होगा ये। जतरा भगत ने किस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया था? तो आप जानते हैं टाना भगत, है ना, टाना भगत के आंदोलन जतरा भगत के द्वारा ही नेतृत्व किया गया था 1914 में। बिरसा मुंडा को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? धरती आबा के नाम से, ठीक है। दिसोम गुरु को शिबू सोरेन के नाम से, शिबू सोरेन को जाना जाता है। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है दोस्तों। ये उत्तर व्याख्या भी हम कर रहे हैं ताकि आप ढंग से पढ़ें इसको और अपना तैयारी का आकलन करें, ठीक है। अलग झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? ठीक है, अलग झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप जानिएगा KR नारायणन भारत के राष्ट्रपति थे जिन्होंने साइन किया था अलग झारखंड राज्य पर, ठीक है। झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? आपको बताना है कि झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष हुआ। ये झारखंड अलग राज्य निर्माण आंदोलन में पढ़िएगा आप दोस्तों। तो झारखंड समन्वय समिति का जो गठन हुआ था वो 1987 में हुआ था, आप ध्यान में रखते चलिए। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो पहली है संथाल, दूसरा है उरांव दूसरा कौन है दोस्तों? उरांव।
मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में किसको जाना जाता है? तो सिंगबोका को जाना जाता है। संथालों के गृह देवता कौन है? तो संथालों के गृह देवता आप जानते हैं कि ओड़ाक बोंगा को गृह देवता कहा जाता है। झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये लिखवाया गया आपको, जनसंख्या में 26.2% है दोस्तों। झारखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों? 6 सीटें हैं राज्यसभा की। भद्रकाली एवं कोलेश्वरी देवी का मंदिर किस जिला में स्थित है? तो ये चतरा जिला में स्थित है वर्तमान। हाँ, चतरा के हंटरगंज में आपको कोलेश्वरी देवी मंदिर का विस्तार मिल जाएगा और भद्रकाली इटखोरी प्रखंड में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। मुंडा दुरंड यानी मुंडारी लोकगीतों का संकलन की रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि मुंडा दुरंड यानी मुंडारी लोकगीतों के संकलन की रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, W.C. आर्चर। निम्न में से कौन सा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है? 56वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा गीत वर्षा ऋतु के शुरुआत में गाया जाता है? तो कजली गीत जो होता है, कजली कहीं कहीं इसको कजरी गीत भी बोलते हैं, तो कजरी गीत को गाया जाता है वर्षा ऋतु की शुरुआत में। ऑप्शन नंबर बी। जदुर नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जदुर नृत्य का प्रदर्शन दोस्तों आपको बताना है 57वां नंबर प्रश्न का आंसर कि किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये बी है ना, ये उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। संसाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 12 गोत्र पाए जाते हैं इनमें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि सोन झीर किसकी रचना है? आपको बताना है कि सोन झीर किसकी रचना है। 59वां नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दोस्तों, ये प्रफुल्ल कुमार राय की रचना है। इसका नंबर ए हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। झारखंड कौशल आवर ग्रेप्स किसकी रचना है? झारखंड कौशल आवर ग्रेप्स किसकी रचना है? 60वां नंबर प्रश्न जो हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विक्टर दास ने इसको रचा था। तो विक्टर दास ऑप्शन नंबर बी में ये सही है। संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? 61वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपको दोस्तों, कुकमू जो है ना, कुकमू का अर्थ होता है स्वप्न, सपना। ये देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया गया था क्योंकि उस समय ओलचिकी लिपि का निर्माण ही नहीं किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू ने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे का अगर हम बात करें, देख लीजिए आगे यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ गया दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आगे की बात करते हैं तो देखेंगे हम लोग 62वां नंबर प्रश्न, ठीक है। ये नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना किसने की है? ठीक है, तो नागवंशावली की रचना किसने की है? तो 62वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये बेनीराम महता ने की है, ठीक है। नागवंशावली की रचना बेनीराम महता ने की है दोस्तों। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? 63वां नंबर प्रश्न है आपका। तो इसके जो लेखक है वो जगदीश त्रिगुणायत है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है और आपके मुंडा, ये अगर आप ये भाषा खोरठा भाषा पढ़ रहे हैं तो खोरठा भाषा के तहत भी आपको पूछा जाता है जगदीश त्रिगुणायत के बारे में, ठीक है। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? आपको बताना है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। तो इसकी जो स्थापना थी दोस्तों, है ना, ये दुमका में की गई थी और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के साथ की गई थी 1992 में, ठीक है। रांची वेटनरी कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? रांची वेटनरी कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1964 में की गई थी। नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में अवस्थित है? 66वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में अवस्थित है? तो नेतरहाट ये हो जाएगा आपका लातेहार में दोस्तों। कहाँ है? लातेहार में अवस्थित है। झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना, झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना, ये दीप सेन गुप्ता थे। कौन थे? दीप सेन गुप्ता। ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने जीता था, दीप सेन गुप्ता ने। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? आप जानते हैं कि अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों। 68वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो ये सारे यूट्यूब में पढ़ा रखे हैं हम, आप जा करके और अच्छा से देखिए। अगर पिछली कक्षाओं को नहीं किया आपने तो आप जा करके करें, किसी भी प्रकार के पेड कोर्सेज खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। 69वां नंबर प्रश्न का अगर आंसर हम देखें, निम्न में से कौन तीरंदाजी से संबंधित है? निम्न में से कौन तीरंदाजी से संबंधित है आपको बताना है। तो तीरंदाजी से देख लीजिए पीके बनर्जी, आलोक लकड़ा, सुनील कुजूर, कोमलिका बारी। तो 69वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कोमलिका बारी है।
कोमोलिका बारी तीरंदाजी से संबंधित है, एक दीपिका कुमारी भी थी, है ना। किस राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में किया गया? तो ये 32वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन क्या किया गया? झारखंड में किया गया था दोस्तों। निम्न में से किस वन का विस्तार राज्य में सर्वाधिक है? निम्न में से किस वन का विस्तार राज्य में सर्वाधिक है? 71वां नंबर प्रश्न का उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, क्योंकि झारखंड में उतना ज़्यादा वर्षा का मात्रा भी नहीं होता है, इसलिए शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर ही ज़्यादा है। बाकी पूरे भारत में तो उष्णकटिबंधीय वनों की ही विशेषता है। अब जानते हैं लवालोंग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये चतरा जिले में है दोस्तों लवालोंग अभ्यारण्य। झारखंड के कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग को शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? आपने कृषि में पढ़ा होगा, तो 73वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर दोस्तों, ए हो जाएगा। 32% भूमि को शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। निम्न में से किस परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना के तहत हुआ था? तो ये हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना के तहत हुआ था। 75वां नंबर प्रश्न अगर हम देखें तो लौह अयस्क के भंडार के दृष्टिकोण से झारखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 75वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। आप जानते हैं कि झारखंड को दूसरा स्थान प्राप्त है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? 76वां नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये जो ऑक्सीजन पार्क है, जाहिर सी बात है कि राजधानी में ही होगा, तो रांची में स्थित है। डोलोमाइट का सर्वाधिक निक्षेप किस जिले में है? आपको मैंने बताया था चूना पत्थर हो या डोलोमाइट हो या किसी भी प्रकार का भवन निर्माण सामग्री का बात हो, तो वो भवन निर्माण सामग्री जाहिर सी बात है जहाँ से विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का अस्तित्व रहा है, थोड़ा सा सटा उटा है, वहीं से होगा। तो 77वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पलामू हो जाएगा। आप ध्यान में रखिएगा, ये पढ़े हुए भी है और कॉपी में भी है आपका, आप देख लेंगे। राज्य के कुल बोए क्षेत्र के 66% भाग कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा धान ही राज्य में उगाया जाता है, ठीक है। कंस जलाशय परियोजना किस स्थान पर है? 79वां नंबर प्रश्न का आंसर है कि कंस जलाशय परियोजना ये हो जाएगा दोस्तों साहेबगंज में है। आप कॉपी देखें, बहुत बेहतर तरीका से भूगोल आपको पढ़ाया गया है। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है दोस्तों आपको बताना है कि सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है 80वां नंबर प्रश्न का आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला ये हो जाएगा जामताड़ा। यहाँ लिख भी दिया है ताकि आप पकड़ पाए, बताइए, है ना। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जामताड़ा हो जाएगा, जामताड़ा, आपको ध्यान में रखना, जामताड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव एवं पर्यावरण मूल्यांकन की जन सुनवाई कितने दिनों में पूरा करना अनिवार्य है? ध्यान में रखिएगा। 81वां नंबर प्रश्न, ये जजमेंट से क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 30 दिनों के अंदर इसका सुनवाई हो जाना चाहिए, ठीक है। पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी प्रकार का आयुक्त की नियुक्ति करनी है तो ये राज्य सरकार करेंगी। आमतौर पर देखिए यहाँ कन्फ्यूजन आदमी कर सकता है कि राज्यपाल करेंगे, अगर राज्यपाल रहता तो आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार करती है पुनर्वास आयुक्त की नियुक्ति। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्निवास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्निवास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? 83वें नंबर प्रश्न को आपको बताना है। तो इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री स्वयं होते हैं। जो मुख्यमंत्री अपने पद पर बैठेंगे वो इसके अपने आप अध्यक्ष बन जाएंगे। झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लाया गया था? झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लाया गया था आपको बताना है, 84वें नंबर प्रश्न का। तो ये सौर ऊर्जा नीति जो था वो 2016 में लाया गया था दोस्तों, 2016 में लाया गया था, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब लाया गया था? झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2016 में इसको लाया गया था, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो 2016 इसका सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा 2016। हाँ, झारखंड राज्य ये सौर ऊर्जा नीति कब लाया गया था दोस्तों? इसका सही उत्तर जो ये 2016 हो जाएगा आपका, ठीक है।
आगे झारखंड की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लाया गया था? 85वें नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा, ये पहली औद्योगिक नीति 2001 में लाया गया था। आप ध्यान से समझिएगा, झारखंड राज्य निर्माण के साथ ही इस औद्योगिक नीति को लाया गया था ताकि उद्योगों के मामले में झारखंड आगे बढ़ सके, क्योंकि खनिजों के मामले में तो नंबर 1 पर है ही। सरस्वती योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 86वें नंबर प्रश्न का आपको आंसर बताना है। सरस्वती योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सरस्वती योजना जो है दोस्तों, ये देखिए योजना क्या था, विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों को उनकी बच्चियों के विकास हेतु, है ना, लड़कियों से संबंधित था, जो मजदूर वर्ग की लड़कियां थी उनसे संबंधित था। ये सरस्वती योजना जो है ये 2014 में शुरू किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, 2014 में, याद रखिएगा। पलांडू पौधा संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? पलांडू पौधा संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये रांची में स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखना है और बनाते जाना है आपका आंसर, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आइए 88वें नंबर प्रश्न का अगर हम चर्चा करें कि झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो है वो कितना क्षेत्रफल में है? तो 88वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, है ना। इसका जो रिकॉर्डेड वन स्थिति रिपोर्ट है सी का 23,605 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है आपका वन झारखंड में, ध्यान दीजिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के माध्यम में सघन वन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? यानी सघन वन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? 89 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। तो सघन वन का जो सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम, जो सारंडा का वन वाला क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। इको टूरिज्म नीति किस वर्ष बताई गई थी या बनाई गई थी? इको टूरिज्म नीति, है ना, तो इसको 2015 में बनाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। आइए सामान्य विज्ञान का बात करते हैं। सामान्य विज्ञान में कि शुष्क सेल, 91वां नंबर प्रश्न है हमारा, शुष्क सेल का एनोड किससे बना हुआ होता है? ये प्रश्न आपको लिखवाया गया फिजिक्स में, शुष्क सेल का एनोड किससे बना हुआ होता है? 91वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कार्बन से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? कार्बन से बना हुआ था। देखिए कार्बन यहाँ ग्रेफाइट का आप रूप दे दिया है कार्बन का, तो ये भी सही हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है? एम्पलीफायर है, आलापक है, माइक्रोफोन है, प्रेरित्र है, ठीक है। 92वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये माइक्रोफोन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा फोन हो जाएगा? माइक्रोफोन हो जाएगा। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर होती है इसकी न्यूनतम दूरी। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है। तो हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया था दोस्तों, एडवर्ड टेलर साहब ने किया था। 94वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर हो जाएगा, ठीक है। निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो आप जानते हैं कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक इस्पात में होगा। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना है? तो मानव का जो सामान्य रक्तदाब है दोस्तों 120/80 होता है। आप जानते ही mmHg, क्योंकि पारा से मापा जाता है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसका यूनिट है? ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का। तो किलोवाट घंटा जो व्यापारिक मात्रक है दोस्तों 97वां नंबर प्रश्न का, ये शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है, आप जानते चलिएगा। शक्ति बोल रहे हैं, सॉरी, ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आवश्यक तत्व कौन सा है दोस्तों? कैल्शियम। कैल्शियम आवश्यक तत्व है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? आप जानते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? तो MgOH को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 99 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही कहा जाता है, MgOH को, है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक निलंबन है, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। किसका निलंबन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। आइए 100वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4.12H2A के रूप में लिखा जाता है। तो इसी को हेमीहाइड्रेट बोलते हैं और इसको कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है, आपको बताना है। तो स्टेनलेस स्टील में देखिए दोस्तों, लोहा, क्रोमियम, निकिल से बना हुआ होता है ये, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम, निकिल, सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, आपको बताना है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग हो जाता है वो नीला हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीग्रेड है, यह बिल्कुल सही है, ठीक है।
किस पर आपको बताना है। 103 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि इसका अधिकतम घनत्व कब पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो विटामिन के आप जानते हैं, इसी की कमी से हीमोफीलिया रोग भी होता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग कैसा हो जाता है, पीला। एंजाइम मूल रूप से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है। तो आप सभी जानते हैं कि एंजाइम मूल रूप से किससे बने हुए होते हैं, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं एंजाइम। ठीक है। कान में कितनी हड्डियां होती है, तो एक कान का अगर हम बात करें तो देख लीजिए, एक कान में 3 होता है, तो दोनों कान का क्या हो जाएगा, 6 हड्डियां हो जाएंगी। ठीक है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये 3 हड्डियों के नाम है। पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है, तो ये किस पदार्थ का संवहन करता है, तो आप जानिएगा 108वां नंबर प्रश्न का आंसर दोस्तों, ये जाइलम जो है खनिज और लवण और जल का संवहन करता है नीचे से, यानी जड़ों से। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है, तो प्याज में आप जानते हैं प्याज एक कंद है, तो कंद में जमा होगा, है ना, वायवीय तना में। ठीक है, याद रखिएगा। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये अस्थि मज्जा के द्वारा, बोन मैरो के द्वारा किया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी, और अगर श्रृंखला पसंद आए तो आप रेगुलर जो सेट प्रैक्टिस, ये 17वां सेट हमारे द्वारा दे दिया गया है, आप रेगुलर सेट प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है। आप जो भी मेहनत करना चाहते हैं इन्हीं दिनों में कर लें, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत आपको आगे पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।